मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं स्वागत करता हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो बुक डिस्कस कर रहे थे, इंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर, इस बुक में हमने सेक्शन 7 तक पहुँच चुके हैं। सेक्शन 7 में हम जो है थ्रेड्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज हम थ्रेड नंबर 5 और 6 दो थ्रेड के बारे में बात करेंगे। जो खतरा है मॉडर्न सिविलाइजेशन को, उसमें थ्रेड नंबर 5 क्या है और थ्रेड नंबर 6 क्या है। तो थ्रेड नंबर 5 जो है वो है वायलेंस एंड वार्स, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये जो थ्रेट है कि वायलेंस एंड वार्स जो इस सिविलाइजेशन का देन है, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, ये इस सिविलाइजेशन का देन है। तो चलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से शुरुआत करते हैं। आई नो नॉट विथ वाट वेपन्स वर्ल्ड वार 3 विल बी फाउट, बट वर्ल्ड वार 4 विल बी फाउट विथ स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि वर्ल्ड वार 3 किस कौन से वेपन से लड़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड वार 4 जो होगा वो स्टिक्स एंड स्टोन से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा उस समय, सिर्फ स्टिक्स एंड स्टोन्स बचे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है 20th सेंचुरी द ब्लडी सेंचुरी इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वार एंड वायलेंस। देखिए पहले भी जो है समाज में लड़ाई झगड़ा होता था, हिंसा होता था, लेकिन आज के समाज में ये बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है 20वीं सेंचुरी में, वो ब्लडीएस्ट सेंचुरी बना पूरे मानव इतिहास में। मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, वर्ल्ड वार देखने को मिला पूरी दुनिया को। दिस सिविलाइजेशन विटनेस बिसाइड 2 मोस्ट ब्रूटल वर्ल्ड वार्स द मोस्ट एक्ट ऑफ बार्बरिज्म, होलोकास्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, नाजी जर्मनी में हिटलर का राज था। हिटलर के राज में जो है कितने ज्यूज को मारा गया ना। तो जीनोसाइड हुआ, एटमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी। जापान का हम लोग इंसिडेंट जानते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट है, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटी जो जापान का, उसमें एटम बम गिरा दिया गया था, जिसके वजह से आज भी लोग जो है वहाँ पे अपाहिज पैदा होते हैं, आज भी लोग जो है एबल्ड नहीं होते हैं। इसके बाद वार ऑफ वायलेंस का जो है वो ये सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। कि कहने का मतलब है कि इस सेंचुरी में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज खुल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े वेपन्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स बना रहे हैं। तो एक तरफ से ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है वो वार को एक्सेलरेट कर रहा है, वायलेंस को एक्सेलरेट कर रहा है, वही बड़े अमाउंट में। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मतलब है कि बड़े अमाउंट में वेपन्स बनाने की वजह से 350 मिलियन पीपल्स किल्ड, 350 करोड़ लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बड़े बड़े खतरनाक जो है हथियार बनाने में मदद किया है। आज पेट्रोलियम जो है वार जोन को एक्सपेंड किया है हर जगह में। और जो छोटे छोटे लोकल वार होते थे वो आज वर्ल्ड वार बन चुका है, ग्लोबल वर्ल्ड वार हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड वार स्टॉप नहीं हुआ, वर्ल्ड वार जो है वो धीरे धीरे होते ही जा रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वार से बहुत सारे जो है राष्ट्र, बहुत सारे देश जो है एक दूसरे को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। इसके बाद 50,000 न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो बन चुका है अब तक, और वो काफ़ी है इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेपन्स बना रही है और एक्सप्लोसिव बना रही है हर साल अलग अलग प्रकार का वेपन्स और एक्सप्लोसिव बना रही है, ताकि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मारकाट हो सके। अगर हम ईमानदारी से टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट आतंकवाद की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो टेररिस्ट है, क्योंकि वो बड़े बड़े वेपन्स बना रही है, बड़े बड़े मिसाइल्स बना रही है, और एक तरह से वो वायलेंस को प्रमोट कर रही है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी को टेरर फैलाने के लिए यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जो टेररिस्ट हैं, सो कॉल्ड टेररिस्ट जो हैं, वो बहुत छोटे टेररिस्ट हैं, वो थोड़ी देर के लिए
लेकिन ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब लार्ज स्केल में वेपन्स बन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे जो है बड़ा जो है हमला करने का या बड़े अटैक्स हो सकते हैं इसकी वजह से। एक स्टोरी आता है अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर जो है इंडिया पे जो है इन्वेड किया था, इंडिया को जो है लूटा था और भारत को लूटा था। और अलेक्जेंडर ने एक चोर को पकड़ा और वो चोर जो है वो अलेक्जेंडर को बोला कि तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है, तुम भी तो चोर हो, मैं भी चोर हूँ, बस तुम बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूँ, मैं अकेले काम करता हूँ, तुम पूरे आर्मी के साथ चोरी करते हो। तो अलेक्जेंडर जो है इस बात को रियलाइज़ किया, इस बात को समझा और वो उसने छोड़ दिया उस चोर को, छोटे चोर को। तो इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है, एक तरह से टेररिस्ट है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है इतना बड़ा बड़ा वेपन्स बना के। इतना बड़ा जो है, अगर 1000 साल पहले बात करें तो इतना बड़ा वेपन्स जो नहीं था उस समय, तो इतना बड़ा वर्ल्ड वार नहीं हो सकता था। लेकिन अब वेपन्स बढ़ चुके हैं, वेपन्स बन रहा है और इससे जो है ज़्यादा लोगों को मारा जा सकता है। वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एरोप्लेन बनाया, शिप दिया, कैरियर्स दिया, और इससे क्या हो रहा था, इससे जो है लड़ाई में और जो है एक्सेलरेशन आ रहा था, मतलब लड़ाई का गति जो है तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हथियार बनाए जा रहे थे और एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना आसान हो गया था एरोप्लेन के थ्रू। आज लोगों को लड़ाई करने के लिए या हिंसा करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस उंगली पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे बस उंगली से कंट्रोल करना है एंड देन पूरा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मिनट्स में। बहुत ही कम समय में पूरे प्लेनेट को, पूरे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए गए हैं। अभी इस मोमेंट पे बहुत सारे देश जो है आपस में लड़ रही हैं, इंटरनल वार हो रहा है। और बहुत सारे केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इसको जो है देश में, कौन से देश में गिराया जाए। तो ये बहुत बड़ा जो है ख़तरा है। और एक इसके बाद आता है द 5 मिनट डिसीजन दैट अबॉर्टेड न्यूक्लियर वार, कोल्ड वार्स रिस्किएस्ट मोमेंट। इसमें बताया गया है कि जनवरी 1906 का कहानी है। इसमें एक फॉरगॉटन सोल्जर था, स्टैनिस्लैव पेट्रोव, जो कि यूनाइटेड नेशन में जिसको ऑनर दिया गया था न्यूयॉर्क सिटी में। स्टैनिस्लैव पेट्रोव जो था वो यूएन में बताता है कि किस प्रकार से जो है इसको जो है टाइटल दिया गया था द मैन हू अबॉर्टेड न्यूक्लियर वार। इसने जो है न्यूक्लियर वार को रोक दिया था, न्यूक्लियर वार होने वाला था। कि एक्चुअली कहानी क्या था कि एक मशीन में डिफ़ॉल्ट आ गया था और मशीन में डिफ़ॉल्ट के कारण उसको जो है वार्निंग मिल रहा था कि जो है हमारा अपोनेंट कंट्री यानी यूएस से यूएसएसआर में यानी सोवियत में फाइट होने वाला, सोवियत और यूएस में फाइट चल रहा था। तो सोवियत का जो मशीन है सोवियत यूनियन का, वो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ दिखा रहा था कि जो है मिसाइल लॉन्च कर दिया यूएस और वो हमारे तरफ आने वाला है, और ये लोग भी स्टार्ट करने वाला था, मतलब मिसाइल लॉन्च करने वाला था। लेकिन बाद में पेट्रोव जो है उसको पता चल गया कि ये फॉल्स है, जो एरर है ये फॉल्स अलार्म था, और उसके बाद उसने जो है उसको रुकवा दिया, वो मिसाइल लॉन्च जो होने वाला था रुकवा दिया। इससे बहुत बड़ा खतरा टल गया। इसके बाद एक ग्लोबल ट्रेंड में 2025 बताया जा रहा है कि 2025 तक जो है ये संसार एक डेंजरस वर्ल्ड, एक खतरनाक दुनिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, हर जगह न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं। हर देश के पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन है, जिसके पास नहीं है वो भी ट्राई कर रहा है कि मेरे पास भी हो। एक ग्लोबल ट्रेंड 2025 करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया 121 पेज का, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड जो है आगे चल के बहुत
बहुत झगड़े होने वाले हैं संसार में, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा और कारण होगा खाना और पानी के लिए लड़ाई होगा, और टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो भी लड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद रिपोर्ट बताता है कि साउथ अफ्रीका और साउथ एशियन स्टेट्स जो है वो आपस में मिल के जो है न्यूक्लियर वेपन्स को है वो बढ़ाएंगे, वो बढ़ावा देंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, वो एक तरह सपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के मैन्युफैक्चर को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द न्यूक्लियर वार दैट ऑलमोस्ट हैपेंड मोर देन 20 टाइम्स। इसमें डिफरेंट कहानी है जिसमें बताया गया है कि जैसे ह्यूमन मिस्टेक के कारण मशीन बनाता है ह्यूमन, तो उसमें फॉल्स अलार्म्स जो हैं बहुत बार हुए हैं, जिस कारण जो है न्यूक्लियर वार होने वाला था और होते होते बचा है। जिसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं, जैसे कि नवंबर 5, 1956 में सुएज क्राइसिस कोइंसिडेंस, यहाँ पे भी झगड़ा होने वाला था, यहाँ पे भी न्यूक्लियर वार होने वाला था, फॉल्स जो है मशीन के फॉल्ट के वजह से और कुछ लोगों के फॉल्ट की वजह से। उसी तरह से नवंबर 24, 1961 में BMEWS कम्युनिकेशन फेल्योर में भी ये प्रॉब्लम होने वाला था। अगस्त 23, 1962 में B-52 नेविगेशन एरर, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हुआ। मतलब न्यूक्लियर वार होने वाला था ऐसे जगह पे, ये बताया गया है। अक्टूबर 1962 में U-2 फ्लाइट्स इनटू सोवियत एयरफेस, यहाँ भी न्यूक्लियर वार होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, टल गया 5 मिनट या 10 मिनट की वजह से। अक्टूबर 24, 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और सोवियत सैटेलाइट एक्सप्लोड्स, यहाँ पे भी लड़ाई होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, 20 केसेस हैं ऐसे जिसमें न्यूक्लियर वार होते होते बचा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्स माइट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स। इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा जो फियर है, सबसे बड़ा डर जो है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी टेररिस्ट ग्रुप या किसी आतंकवाद के हाथ न लग जाए, किसी गलत लोगों के हाथ में न लग जाए, अदरवाइज वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के हाथ में अगर लग गया तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए इंटेलिजेंस टीम जो है वो जो है इंटरनेशनल मिलिट्री सर्किल को सर्कुलेट कर रही है इंटेलिजेंस, ताकि इसको जो है रोका जा सके, बचाया जा सके। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेंड, विदेशों में ट्रेंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, वो इस्लामिक रेडिकल मतलब कट्टरपंथी जो मुसलमान होते हैं उनके लिए जो है उनके हृदय में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो जो है पाकिस्तान जा रहे हैं जॉब सीख कर, लेकिन और so in this, some groups are trying to provoke infrontation between Pakistan and India in the hope of that Pakistani military would transport tactical nuclear weapons closer to the front lines where they would more vulnerable to seizure. The UN Terrorism Prevention Branch estimated as बताता है कि 130 टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट है उनसे, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल का स्मगलिंग हो रहा है। पहले 3 मंथ 2001 के पहले 3 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में बताया गया था कि 20 कन्फर्म्ड इंसिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियर स्मगलिंग जो है हो रहा था। जैसे कि जर्मनी से, मैक्सिको से, रोमानिया से, साउथ अफ्रीका से। 1999 से 2000 was double the area in इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रक्शन। इंडिया और पाकिस्तान में हम जानते ही हैं कि 3 लड़ाई हो चुका है, अब तक 3 लड़ाई हो चुका है। 1947 में 1947 से लेके 3 लड़ाई हो चुका है। 2 जो है वो कश्मीर के ऊपर हुआ, कश्मीर को मुद्दा बनाया गया था, कश्मीर की वजह से लड़ाई हुआ था। 1998 में दोनों कंट्री जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और 1999 में जो है लड़ाई हुआ था आर्मेड जिहादीज के ऊपर जो कारगिल में इंडियन कंट्रोल जम्मू कश्मीर में घुस गए थे। तो बहुत सारे ओकेजन में जो है दुनिया को देखने को मिला है कि इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और ये न्यूक्लियर एक्सचेंज या बड़े लड़ाई का एक छोटा सा ट्रेलर भी हो सकता है ये।
दिसंबर 2001 में वो कुछ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जो थे इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किए थे, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किए थे, और पाकिस्तान जो है इससे डिनाई कर दिया था। पाकिस्तान बोला था कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ था। तो इंडिया पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई होते रहता है। उसके बाद आता है साइबर वार्स एंड टेररिज्म। इसमें बताया गया है कि 20वीं सेंचुरी जो बैटल फील्ड है वो अब जो फील्ड है, बाउंड्री फील्ड है, लड़ाई का जो क्षेत्र है, अब वो लड़ाई का क्षेत्र केवल पानी में, ज़मीन में या फिर देशों के बीच में नहीं है। अब वो लड़ाई जो है कंप्यूटर पे आ गया है, साइबर वार के बीच में। आज बहुत सारा चीज़ हम देखते हैं कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। आज हमारा जीवन टोटली कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन कितना कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, जितना भी सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, सब कंप्यूटर पे होता है। कितने सारे सीरियस टॉक्स हैं जो कंप्यूटर पे होता है। तो और कंप्यूटर को कोई हैक कर ले तो कितना नुकसान हो सकता है देश का। तो ये हो रहा है, ये चल रहा है। कंप्यूटर कंट्रोल और बेसिक एमिटीज लाइक पावर, वाटर, कम्युनिकेशन। तो ऐसा हो रहा है। जेफ ग्रेन जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मैकेफी एबर्ट लैब्स के, वो बताते हैं कि साइबर क्राइम जो है ग्लोबल इशू बन चुका है, मतलब पूरे पृथ्वी पे हर जगह हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे अटैक हुआ है, जैसे कि साइबर वारफेयर में कितने तरीके से अटैक हो सकता है। तो अटैकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर, फ्यूल, कम्युनिकेशन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल वल्नरेबल टू साइबर अटैक। साइबर अटैक से जो है पानी, हवा, उसको भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेट करके, या फिर क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज जो है इंटरनेट पर दिया जाता है, इंटरनेट के थ्रू दिया जाता है। इंटरनेट में बहुत सारा डाटा है, उसको इधर करके बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका साइबर एस्पियोनेज है, ये एक टर्म है। इसका मतलब होता है कि सीक्रेट जो है दूसरे कंप्यूटर का या दूसरे कंप्यूटर का, दूसरे देश के दूसरे कंप्यूटर का सीक्रेट जो है हम लोग निकाल सकते हैं। मिलिट्री आर्मी का सीक्रेट जान सकते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है एडवांटेज मिल सकता है इलीगल एक्सप्लॉइटेशन करके इंटरनेट पे। उसके अलावा वेब वैंडलिज्म जो होता है, इसमें डिफेस कर सकते हैं वेब पेज को। वह प्रोपेगेंडा होता है, पॉलिटिकल मैसेज जो है एक्सप्रेड कर सकते हैं, तो कुछ गलत मैसेज फैला सकते हैं। गैदरिंग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, डॉस अटैक अगेंस्ट सिस्टम्स, इक्विपमेंट डिस्ट्रप्शन, मिलिट्री एक्टिविटीज दैट यूज कंप्यूटर सैटेलाइट्स फॉर कोऑर्डिनेशन आर एट रिस्क फॉर दिस टाइप ऑफ अटैक। मिलिट्री में भी कंप्यूटर का यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं नेटवर्क को। कंप्यूटर कंप्रोमाइज काउंटरफिट हार्डवेयर, कॉमन हार्डवेयर यूज इन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डाटा, रिसर्च सॉफ्टवेयर हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर फर्मवेयर, तो ये भी हो सकता है। तो कुछ थ्रेट जो है वो रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टेड थ्रेट्स आते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी मैकेफे जो है वो 2007 में बता रहा है, एनुअल रिपोर्ट जो है सबमिट किया 1 साल का, उसमें बता रहा है कि लगभग 120 देश जो है वो इंटरनेट को वीपन बना रहा है, इंटरनेट को हथियार बना रहा है, ताकि वो अपने पड़ोसी देश या अपने अपोनेंट देश को फाइनेंशियल मार्केट में हर तरह से टारगेट कर सके। फाइनेंशियल मार्केट में, गवर्नमेंट कंप्यूटर सिस्टम में, हर तरह से। वीकनेसेस, दूसरे इंटरनेट के थ्रू वीकनेस देखा जाता है कि किस देश का क्या वीकनेस है और उस पर अटैक किया जाता है। और जो रिपोर्ट है ये बताता है कि चाइना जो है वो साइबर वार में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चाइना जो है वो इंडिया पे, जर्मनी पे, यूएस पे साइबर अटैक करता है। कुछ एग्जांपल्स दिए भी गए हैं। द यूनाइटेड स्टेट जो है वो कंप्यूटर अटैक हुआ था चाइना और रसिया से। 17 मई 2007 में एस्टोनिया जो है वो उस पर साइबर अटैक हुआ था। एस्टोनिया के पार्लियामेंट पे, मिनिस्ट्री पे, बैंक पे, मीडिया पे टारगेट किया गया था। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बता रहा हूँ साइबर अटैक्स जो बाहरी देशों ने किया है, चाइना, रसिया ने अटैक किया है। सितंबर 2007 में पेंटागन और वेरियस फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके कंप्यूटर्स को अटैक किया गया। चाइनीज ओरिजिन, चाइना से उनका लोकेशन जो बताया गया हैकर का या फिर जो क्रिमिनल का, वो चाइना से था। सेकेंड वीक अप्रैल के सेकेंड वीक में
हैकर्स जो हैं इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्यूटर को हैक कर लिए थे। जॉर्जियन अजरबानी साइट्स जो है वो भी अटैक किया गया था, साउथ ओसेटिया वार के दौरान वो भी अटैक किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अटैक हुए हैं। साइबर वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में भी होते रहता है साइबर अटैक, चाइना और इंडिया में भी होते रहता है। चाइना जो है वो इंडियन कंप्यूटर नेटवर्क पे अटैक करता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पे। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं कि दीज अटैक्स आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ समथिंग सो जेनेरिक और बेसिक। The core of the assault is that Chinese are constantly scanning and mapping India's official networks. चाइना जो है वो एसिमेट्रिक एडवांटेज लेना चाहता है पोटेंशियल एडवर्सरी। चाइना नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर अटैक किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर अटैक कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर अटैक करता है। जो वेपन्स यूज करता है बॉट्स है, BOTS, की लॉगर्स है, मैपिंग ऑफ नेटवर्क्स है। बॉट जो होता है वो पैरासाइट प्रोग्राम होता है, BOT बॉट वो पैरासाइट प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क में रहता है, जो दूसरे नेटवर्क को हैक कर लेता है और अपने उस कंप्यूटर को या उस नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है व्यक्ति। तो बॉट्स का यूज करते चाइनीज़। इस तरह पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी जो है वो इंडियन कंप्यूटर पे अटैक करता है, इंडियन नेटवर्क पे अटैक करता है। आंध्र प्रदेश CID वेबसाइट जो है हैक किया गया था पाकिस्तानी हैकर के द्वारा। इन रिटेलिएशन में मतलब बदला में जो है ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी ऑयल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी किसी ने हैक किया था, इंडियन ने। इस से एक ग्रुप है पाकिस्तान साइबर आर्मी, वो जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट IIRS का साइट को हैक किया था और सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट को भी हैक किया गया था। डेंजरस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें बताया गया कि कितने बड़े बड़े वेपन्स बनाए गए हैं जो कि पूरे विश्व को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ही घंटों में जो है लाखों करोड़ लोगों का जान जा सकता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बहुत ही पावरफुल वेपन है, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी से जो है इसको रीच करता है और जो है USA में सबसे पहला इसका जो है टेस्टिंग हुआ था। उसी तरह से न्यूट्रॉन बॉम्ब है जो कि लो ब्लास्ट करता है लेकिन काफ़ी लोगों का जान ले सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बायोलॉजिकल और जर्म वारफेयर है, केमिकल वारफेयर है जो कि टॉक्सिक केमिकल को यूज करता है ताकि लोगों को इंजर किया सके लार्ज नंबर में। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब है, ई बॉम्ब जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पे को डैमेज करता है, ह्यूमन और बिल्डिंग को डैमेज नहीं करता है, सर्किट पे डैमेज करता है। लो लेवल पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल्स है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उसको टेम्पररी डिस्टेबल कर देता है और कंप्यूटर डाटा करप्ट कर देता है। तो ये कंप्यूटर पे अटैक है। उसके बाद आते हैं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें बताया गया है कि आपस में जो सभ्यताएं हैं वो आपस में क्यों लड़ाई होता है, क्यों क्लैश होता है। तो रिपोर्ट बाई सैमुअल P. हंटिंगटन के द्वारा बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एक नए दौर में इंटर कर रही है, आ रही है और ह्यूमन काइंड में जो है बहुत बड़ा डिवीजन आ चुका है, बंटवारा आ चुका है और जो है आज की सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी है। जैसे कि
जो डिवीज़न है, जो डिफरेंस है, वो रिलीजन के बेसिस पे, हिस्ट्री के, लैंग्वेज के, ट्रेडिशन के बेसिस पे डिवाइड हो चुका है। यूगोस्लाविया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, सेंट्रल एशिया तक जो सिविलाइजेशन का फॉल्ट लाइन है वो बैटल लाइन ऑफ द फ्यूचर है। द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी जो है वो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा बनाया गया, पहले ही बता चुका हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये बताते हैं कि पीपल, जो लोगों का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक आइडेंटिटी है, वही जो है प्राइमरी सोर्स है कन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का। पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार जो है, उसके बाद जो लड़ाई हो रहा है, वो प्राइमरी जो सोर्स है उसका वो है पीपल्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। और बहुत सारे राइटर्स हैं जो इसके ऊपर लिखे हैं, आर्नोल्ड जे टोनबी और ऐसे बहुत सारे राइटर हैं। कोल्ड वार के दौरान जो है वर्ल्ड को जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड में डिवाइड किया गया था। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं था, बहुत ज़्यादा काम का नहीं था ये। और लोगों को कल्चर और सिविलाइजेशन के बेसिस पे जो है ग्रुपिंग करना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक के बजाय। तो दिख रहा है कि हंटिंगटन ने बताया कि कैसे जो वर्ल्ड है डिवाइड हो चुका है सिविलाइजेशन अलग तरीके से। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न वर्ल्ड, द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ ग्रेटर मिडिल ईस्ट, सब सहारन अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तो देख सकते हैं सिविलाइजेशन किस बेसिस पे जो है वर्ल्ड का डिवीज़न हो रहा है। तो कल्चर, सिविलाइजेशन और रिलीजियस बेसिस पे जो है संसार का, जो पृथ्वी का है, डिवीज़न हो चुका है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये कहाँ के, तो ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के देशों में को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये वेस्ट में आते हैं। लैटिन अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन भी इंक्लूडेड हैं इसमें, ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न वर्ल्ड में जो है बुद्धिस्ट, सिनिक, हिंदू, जापानीज सिविलाइजेशन आता है, जो कि कंबोडिया, भूटान, लॉस, मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया सबको कवर करता है। यहाँ पे हिंदू सिविलाइजेशन, सिनिक सिविलाइजेशन, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम भी आता है इसमें। और इसमें हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर इंडिया, नेपाल में है, और उस तरह से सिनिक सिविलाइजेशन चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान में है। भूटान, कंबोडिया में बुद्धिस्ट है। तो अलग अलग सिविलाइजेशन में जो है डिवीज़न हुआ है वर्ल्ड का। जापान जो है वो हाइब्रिड्स ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन एंड ओल्डर अटलांटिक सिविलाइजेशन का हाइब्रिड है, मतलब मिक्स है। मुस्लिम वर्ल्ड जो है बन चुका है, ग्रेटर मिडिल ईस्ट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड बन चुका है। आर्मेनिया, साइप्रस, इथोपिया, जॉर्जिया, ग्रीस, इजराइल, काजाकिस्तान, माल्टा, सूडान, टर्की, ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, अल्बानिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, ये सब मुस्लिम देश बन चुके हैं। उसके बाद सब सहारन अफ्रीकन सिविलाइजेशन जो है ये साउदर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका में लोकेटेड है, ईस्ट अफ्रीका में। तो इसमें अफ्रीकन लोन कंट्रीज है, इथोपिया, हैती, टर्की, लोन्स कंट्रीज बोला जाता है। इजराइल जो है वो अलग ही अपना सिविलाइजेशन है उसका, जो कि वेस्ट से मिलता जुलता है। इसके बाद टॉर्न कंट्रीज हैं, वो किसी भी सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करती हैं। टॉर्न कंट्री, जिसमें कि इंडिया को भी बनाता है। इंडिया जो है वो टॉर्न बिटवीन हिंदू एंड इस्लाम। फ्रांस को भी टॉर्न बिटवीन साउथ अमेरिकन इन द केस ऑफ फ्रेंच जियोनिया एंड द वेस्ट, बेनिन, चाड, केन्या, नाइजीरिया, ऐसा डिवाइडेड है। तो वाई सिविलाइजेशन क्लैश, क्यों सिविलाइजेशन क्लैश, जो सिविलाइजेशंस में आपस में सभ्यताओं में क्लैश क्यों होता है? तो हंटिंगटन जो है बताते हैं कि जो है कारण बताते हैं कि रीजन फॉर क्लैश, पहला बताते हैं कि सिविलाइजेशन के डिफरेंसेस की वजह से, सिविलाइजेशन जो है डिफरेंस, आपस में डिफरेंस है, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, मोस्ट और रिलीजन, इसके बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे जो है क्लैश होता है, लड़ाई होता है। अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों का अलग अलग व्यूज है, रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन को लेके, इंडिविजुअल एंड ग्रुप को लेके, सिटीजन एंड स्टेट को लेके, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस को लेके, हस्बैंड एंड वाइफ को लेके, डिफरेंट व्यूज ऑन रिलेटिव कंपोनेंट्स
relative importance of rights and responsibilities, liberty and authority, equality, hierarchy. The differences are the products of centuries. समझे? तो ऐसे तो डिफरेंसेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण बताया जा रहा है कि वर्ल्ड जो है वो छोटा सा जगह बन रहा है, तो डिफरेंट सिविलाइजेशन के डिफरेंट जो लोग हैं आपस में जो है वो में इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना, लोग क्लोज आ रहे हैं कि ये भी एक कारण है सिविलाइजेशन के वजह से। मतलब लोग एक दूसरे के सिविलाइजेशन को जान रहे हैं, तो गुड्स एंड बैड्स जो है वो देख रहे हैं, तो इससे भी जो है ये भी एक कारण है। पहले लड़ाई नहीं होता था इतना ज़्यादा क्योंकि लोग जानते नहीं थे, अब जानने लगे हैं, तो इससे भी ये भी एक कारण हो सकता है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का। तो इसके बाद जो है तो इस प्रकार से जो है ज़्यादा सिविलाइजेशन इंटरेक्शन होने के कारण ज़्यादा लोगों में घुल मिल गए हैं, इसलिए जो है सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस बन गए लोग, और इसके कारण जो है लोग अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को सिविलाइजेशन से जोड़ दिए हैं, और इसके कारण जो है ये भी एक कारण हो सकता है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का। थर्ड कारण बताए हैं कि इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और सोशल चेंज जो हुआ है वर्ल्ड में, वो भी लोगों को जो है अलग कर रहा है एक दूसरे से। तो लोकल आइडेंटिटी, लोग जो है अपने आप को लोकल आइडेंटिटी के रूप में, जैसे कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म, जैसे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, जिंदुइज्म है, इस्लाम है, तो अनसेकुलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। इसका फोर्थ कारण है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस इज इनहेंस्ड बाय द ड्यूल रोल ऑफ द वेस्ट। वेस्ट का दोगला रोल के बारे में जो है सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस का ग्रोथ हो रहा है। मतलब लोग सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस होते जा रहे हैं, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं हो रहे हैं, सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस हो रहे हैं। वेस्ट जो है वो पिक ऑफ पावर था, अभी वेस्ट के पास बहुत पावर है। हाइबर जो है नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो जो है अपने रूट्स की तरफ लौट रही हैं, जैसे कि एशियनाइजेशन ऑफ जापान, एंड ऑफ नेहरू लेगेसी एंड हिंदुनाइजेशन ऑफ इंडिया, द फेलियर ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म एंड हेंस री-इस्लामाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड नाउ अ डिबेट ओवर वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस रशियनाइजेशन इन बोरिस एल्स्टिन। वेस्ट at the peak of its power confronts non-West that increasingly have the desire, the will, resource to save the world in non-Western ways. पांचवा जो रीजन है वो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस आर लेस म्यूटेबल एंड हेंस ले इजली कॉम्प्रोमाइज्ड। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक है कारण, पांचवा कारण। रिसोर्ट देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो सोवियत यूनियन में बताया जा रहा है जो पहले सोवियत यूनियन था, जो अभी रसिया है, वो उसमें कम्युनिस्ट जो है वो डेमोक्रेट्स बन सकते हैं, रिच पुअर बन सकता है, पुअर रिच बन सकता है। तो रशियन लोग, लेकिन रशियन ईस्टोनियंस नहीं बन सकते, अजेरिस जो है वो आर्मेनियन नहीं बन सकते थे। तो क्लास और आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट लड़ाई होता था, और ये भी एक कारण है। उसके बाद भी पांचवा छठा कारण जो है इकोनॉमिकल रीजनलिज्म है जो बढ़ रहा है। ठीक है। फॉल्ट लाइन सिविलाइजेशन का क्या है? फॉल्ट लाइन सिविलाइजेशन जो है वो रिप्लेस हो रहा है पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कोल्ड वार के कारण, और ब्लडशेड फॉल्ट लाइंस जो है ये जैसे लोग जो ये सब 5 कारण जो बताया गया, 5-6 कारण, ये फॉल्ट लाइंस हैं जिसके कारण जो सिविलाइजेशन जो है वो आपस में क्लैश कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच में उसी प्रकार से फ्रांस इटली में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है।
इस्लाम एंड वेस्ट दोनों तरफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है। अरब इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है पगान बन चुकी है, क्रिश्चियन ब्लैक पीपल को इंक्रीज कर रही है। तो कितना ज़्यादा देखें सभ्यता जो है वो कितना ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका है, और इसके कारण जो है जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, वो आपस में लड़ रहे हैं, हॉर्न इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, राइट्स कम्युनल वायलेंस होता रहता है बिटवीन मुस्लिम क्रिश्चियंस इन नाइजीरिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण बताए गए हैं जिसमें लड़ाई हो रहा है। इस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान में भी मुस्लिम हिंदू के बीच में लड़ाई होता है। जैसे कि अयोध्या मॉस्क जो है, अयोध्या में जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद गिराया गया था दिसंबर 1992 में, इसी से जिसके कारण जो है बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। उसी प्रकार से चाइना भी जो है टेरिटोरियल जो है ज़मीन के लिए लड़ते रहता है इंडिया से। अब इसके बाद आता है वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। इसमें बताया गया है कि जो वेस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर में है, अभी वो पिक पे है दूसरे सिविलाइजेशन को छोड़ के। दूसरे सिविलाइजेशन को अगर अलग साइड कर दे तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वेस्टर्न स्टेट्स में वो सोच नहीं सकते हैं उसके बारे में। वेस्टर्न पावर मिलिट्री जो है पावर है वो कोई चुनौती नहीं दे सकता उसको। जापान और वेस्ट फेसेस नो इकोनॉमिक चैलेंज। जापान को छोड़ दे तो वेस्ट को कोई इकोनॉमिकल चैलेंज नहीं कर सकता है, मतलब आर्थिक रूप से भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मिलिट्री पावर भी उसके पास बहुत है, इकोनॉमिकल पावर भी बहुत है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट करता है वेस्ट। ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी इशू में भी जो है यूएस जो है, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो बहुत आगे है, और इनका संबंध आपस में अच्छा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक आइडियल बन चुका है आने बाकी सारे सिविलाइजेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर कल्चर में डिफरेंस, वैल्यूज या बिलीफ में जो डिफरेंसेस है वो सेकेंड सोर्स है कन्फ्लिक्ट का, है ना। बीएस नैपुल जो है वो बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है यूनिवर्सल सिविलाइजेशन है जो सारे इंसान को जो सूट कर रहा है। तो बताया जा रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है, जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो डिफ़र करते हैं फंडामेंटली जो है दूसरे सिविलाइजेशन से। वेस्टर्न आइडिया जो है इंडिविजुअलिज्म का, लिबरलिज्म का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, लिबर्टी जो है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ऑफन हैव लिटिल रेजोनेंस इन इस्लाम पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्फ्यूशियन में, जापानीज में, हिंदू में, बुद्धिस्ट में, ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स में, सब इससे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका ये सब सभ्यताओं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहरी तौर से इसको अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन ये जो इनके अंदर का जो थ्योरी है वो उसको अपनाया नहीं जा रहा है। तो वेस्टर्न जो एफर्ट है जो प्रोपगेट करने का ये आइडिया को वो नहीं हो पा रहा है, इसको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उसमें। ठीक है, इसके बाद जो है फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो सिविलाइजेशन जो है उसका डिफरेंस जो है वो रियल है और इम्पॉर्टेंट भी है। सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस जो है बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट जो है
फ्यूचर बताया जा रहा है कि द फ्यूचर क्या होगा, तो इंक्रीज कर रहा है ये सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस। सिविलाइजेशन के बीच में जो लड़ाई हो रहा है वो इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, आइडियोलॉजिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। डोमिनेंट ग्लोबल फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा जो आगे चल के विश्व स्तर पे होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस हिस्टोरिकली जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वो डिवेस्टर्नाइज होगा, बिकम अ गेम इन विच नॉन नेशनल, ठीक है। तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बीच में जो लड़ाई होगा वो और उग्र होगा, बहुत भयानक होगा, ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन का जो है ये मानना है। न्यूक्लियर वार का इम्पैक्ट क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बहुत डैमेज क्रिएट कर सकता है। कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स जो पहले थे उसके मुकाबले न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ग्लोबल क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रक्टिव पावर जो है इनमें बहुत होता है, ब्लास्ट, हीट, रेडिएशन। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि जितने वर्ल्ड वार 2 में जितना नुकसान हुआ है देश दुनिया को, उससे ज़्यादा नुकसान न्यूक्लियर वार से हो सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट को डिफेंड कर सकता है कम से कम 10-20 साल के लिए, ठीक है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर विंटर जो है ये टर्म है जो डिस्क्राइब करता है प्रेडिक्टेड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वार से जो क्लाइमेटिक इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो ये ख़त्म होता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे थ्रेट नंबर 6, रिसर्जेंस ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ इशूज। किस प्रकार से डिजीज़ और हेल्थ इशू बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो है हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे नॉइज, एयर, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन है लोगों के अंदर, डेंजरस मशीनरी बन रहा है, इम्पर्सनल वर्क मतलब लोग मशीनों के साथ कार्य कर रहे हैं, आइसोलेशन अपने आप में एक सब लोग अलग अलग रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं, गरीबी, घर नहीं है सबके पास, बहुत लोगों के पास। तो इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो रहा है। पहले जो था बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम्स था, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में बात करें तो बहुत छोटा छोटा कारण था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब नहीं आया था, उससे पहले दुनिया का जो था छोटा छोटा प्रॉब्लम था, लेकिन अब बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है हमारे सामने। टेलीविजन, जेनेटिक्स, सैटेलाइट, टाइनी पर्सनल कंप्यूटर, गूगल, रेफ्रिजरेटर, एल्युमिनियम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यू फिजिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड सो दिस थिंग्स। कभी ये इमेजिन नहीं किया गया था कि ये सब चीज़ होगा, और ये सब चीज़ जो है फैसिलिटी जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक इसमें है लिथाल वायरसेस एंड डिजीज ऑफ इंडस्ट्रियल इलाज। तो क्या क्या वायरसेस और डिजीज आ रहा है। तो पहले जो बीमारियां थी वो वायरस और बैक्टीरिया से होता था प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में वायरल एंड बैक्टीरिया डिजीज के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, जैसे कैंसर है, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये जो है ये अलग से एडिशनल बीमारी है जो लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। साइंस जो है वो इसको जो है बढ़ावा दिया है। इसको मॉडर्न साइंस के प्रोग्रेस होने से जो है जो हेल्थ है लोगों का वो डिग्रेड हुआ है, और पहले से ज़्यादा लोग जो है कम आयु में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। और सेवरल डेंजरस स्ट्रेन्स जो है वायरसेस का वो सरफेस हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ग्लोबल इंटरकनेक्टिव कारण जो है बहुत ही कम समय में ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, ठीक है। जैसे युगांडा की बात करें अगर, तो ये कंट्री जो है इबोला हेमोरेजिक फीवर था इसमें, लेकिन जो कि छूने से जो है लोगों में फैलता था, और 50 से 90% लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। युगांडा प्रेसिडेंट जो है
वो लोग युगांडा के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लोगों को बोला कि आप हाथ से मत कीजिए, टच मत कीजिए एक दूसरे को। पब्लिक गैदरिंग को बंद किया गया, मार्केट वेंडर्स बंद किया गया, पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया। 21 दिन का जो है इबोला पेशेंट्स जो है वो अलग अलग सिम्टम्स डेवलप कर, हाइपर फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, और बहुत डैमेज हुआ ये लोगों को, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ब्लीडिंग और हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, इससे बहुत सारी बीमारी इबोला की वजह से हुआ जो युगांडा में हुआ। और ये जो बीमारी था वो इतना तेज़ी से फैला पूरे दुनिया में कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ग्लोबल आउटब्रेक बन गया था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन और ये मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है बीमारी और बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स और बढ़ रहा है। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेडिकल साइंस में भी एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन परसेंटेज अगर कंपेयर किया जाए तो जितने लोग मर रहे हैं उसके अनुसार से बहुत कम लोग जो है ठीक हो पाते हैं। जो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी है उससे बहुत ही कम परसेंटेज में जो लोग हैं वो सक्सेसफुल बच पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। उसके बाद आता है अलग अलग बीमारियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। ट्यूबरक्लोसिस जो है डेंजरस न्यू इनक्रेबल स्ट्रेन है, ये भी जो है इसका जो कारण है वो जो है एक समय में ट्यूबरक्लोसिस का कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं था। XDR टीबी जो है, XDR टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ये किसी भी एंटीबायोटिक को जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, है ना। 40,000 न्यू केसेस आया था XDR टीबी का हर साल WHO के रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा बीमारी था जो XDR टीबी था। इसके बाद ग्रोइंग क्लोरा एपिडेमिक, जिम्बाब्वे में क्लोरा एपिडेमिक हो गया था जिसके लाखों हज़ारों लोग मर गए थे। नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे लागू किया गया था और हॉस्पिटल्स भी बंद हो गए थे, मतलब हॉस्पिटल्स भी जो भर गए थे। तो कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया था वहाँ पे, और इससे जो है बहुत लोग मरे। उसको आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्वीपिंग द वर्ल्ड, ये भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। द टर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फॉर्मली नोन एज venereal disease covers more than 25 infections passed from one person to another primarily due to sexual contact। ये भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। 1996 में WHO एस्टिमेट करता है कि 1 मिलियन पीपल को STI जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैल रहा। 60% जो इन्फेक्शन है वो यंग पीपल में, जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें फैल गया। सोचिए इतने कम उम्र के लोग जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। 340 मिलियन जो है न्यू केसेस आया है सिफिलिस का, ग्लोरिया का, श्लमीडिया का, ट्रिकोमोनियासिस का, जो 1999 में पूरे दुनिया में फैला था। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है US में वो 1 या 2 STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हर साल प्रभावित होते हैं। और बच्चों में भी ये केस पाया जाता है। 17,000 न्यू STI केसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोज किया गया बच्चों में। 11 नोया जेनिटल वार्ड्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फैल रहा है। उसका जाता है रीजन दिया गया था STI एंडेमिक का, सेक्सुअल मोरल्स आर चेंजिंग। मोरल्स जो है चेंज हो रहा है, सेक्सुअल मोरल होता है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो बदल रहा है। सोसाइटी जो है वो सेल्फ रिस्ट्रेंट या कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दे रही है, इसके कारण जो है ये बीमारी फैलता है। दूसरा कारण बताया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव का एबिलिटी कारण जो है लोग डर नहीं रहे हैं अब,
तो जो प्राचीन सेक्सुअल रिस्ट्रेंट थे उसको लोग नहीं मान रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर दिए, उसको छोड़ चुके हैं। तीसरा कारण है पेशेंट और फिजिशियन वो इस सेक्सुअल इशू से डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। बहुत सारे पेशेंट जो है वो इसको जानते भी नहीं हैं और वो स्प्रेड भी नहीं करते हैं। हाँ, और नहीं, वो स्प्रेड करते रहते हैं अपने पार्टनर्स को। और बहुत सारे STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है वो सिम्टम जो है बाद में दिखाता है, पहले नहीं दिखाता है। ग्लोबलाइजेशन और इफेक्ट ऑफ ट्रैवल के कारण जो है ये लार्ज अमाउंट में फैल रहा है। एड्स वायरस, HIV अफ्रीका से यूरोप, अमेरिका तक फैल गया। स्कैरी ट्रेंड है जो है डराने वाला ट्रेंड है STI में कि हिस्ट्री में वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है बहुत ज़्यादा फैला ये। तो बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उनको भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ और ये जो है बाद में पूरी दुनिया में फैला दिए। ठीक है, तो ये केसेस बढ़ रहे हैं। HIV बीमारी जो है वो भी इसी का एक है, एड्स भी इसका एक वैरायटी है। और ये डिस्पाइट ये इंक्रीज हो रहा है, कॉन्डम यूज होने के बाद भी जो है लोग जो है ये इंक्रीज हो रहा है बीमारी। 2008 के रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से एक स्त्री जो है, यंग लेडी जो है वो इफेक्टेड है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो 14 से 19 साल में के लोगों के बीच में फैला हुआ है ये बीमारी, हर 4 में से एक। HIV, क्लैमिडिया, जेनिटल हर्प्स। तो उसके बाद फिर आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये भी जो है बहुत ज़्यादा 90% जो है सर्विकल कैंसर में जो है ये कारण है। स्किन से स्किन कांटेक्ट होने के कारण ये बीमारी फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन जो है बताता है कि 5.5 मिलियन जो है न्यू केसेस जेनिटल वार्ड्स के आ रहे हैं US में हर साल। HPV जो है वो किसी भी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है और कॉन्डम्स से भी जो है इसको जो है रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सिम्टम नहीं डेवलप करता है, जो कि इचनेस वाइल्स तो है, ऐसा जो है सिम्टम्स है वो जनरेट नहीं करता है। उसका बाद सैमेडिया है, ये भी जो है डेवलप्ड कंट्री में होता है। हर 6 में से एक टीनेज गर्ल्स को जो है ये प्रॉब्लम है। हर टीन बॉय 5 में से एक टीन बॉयज़ जो है बच्चे हैं जो 14 से 19 साल के बच्चे हैं उनको हो रहा है। 3 मिलियन पीपल जो है इनसे इन्फेक्ट हुए बीमारी से। ये भी एक सेक्सुअल डिजीज़ है। और ये जो है पता भी नहीं चलता है लोगों को कि कैसा। तो आता है सिफिलिस। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार जो है बताया गया कि 86,000 न्यू केसेस आए सिफिलिस के US में हर साल आते हैं। 1990 से मेनी अर्बन कम्युनिटीज़ जो है डेवलप्ड कंट्री जो है ये रिसर्जेंस इसमें फैल रहा है, सिफिलिस केसेस में फैल रहा है। UK में भी सिफिलिस केसेस जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर इसको नहीं चेक किया गया तो ब्रेन डैमेज कर सकता है, हार्ट डिजीज फैला सकता है, डेथ भी कर सकता है। स्किन से स्किन कांटेक्ट होने में होता है ये। प्रेगनेंसी को भी डैमेज कर सकता है ये। गोनोरिया है वो भी जो है 66,50,000 पीपल को इन्फेक्ट किया था एनुअली हर साल US में। HIV एड्स है तो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एस्टिमेट करता है कि 60,000 न्यू केसेस HIV के हर साल US में आते हैं और 2 मिलियन अमेरिकन जो है ओवरऑल हैव HIV इन्फेक्शन। 2 मिलियन 20 लाख अमेरिकन लोगों को HIV इन्फेक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोर देन 33 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज। HIV लीड्स टू एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स विच इज फटाल। बहुत ही खतरनाक होता है बीमारी। एड्स जो है वो बॉडी
के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ख़त्म कर देता है। और लोग व्यक्ति के अंदर कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाएगा तो वो आराम से मर जाता है। कोई वैक्सीन नहीं है, इसे कोई दवा नहीं है इसको ठीक करने का HIV का। उसके बाद ट्रिकोमोनासिस है, ये भी जो है बर्निंग इचिंग जो है प्राइवेट पार्ट में होता है। ये भी जो है एस्टिमेट किया गया है CDC के द्वारा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा, कि 5 मिलियन जो अमेरिकन्स है वो इससे इन्फेक्टेड है। 50 लाख अमेरिकन्स ट्रिकोमोनासिस ईच ईयर। इसका कोई सिम्टम नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है यूरिनेशन में, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पब्लिक लाई स्क्रैप्स, इसके बाद बहुत सारा स्क्रैबीज है, नॉन स्पेसिफिक यूथरेटिज है, जीनाइटल हार्प्स है। US में जो है हर 5 में से एक व्यक्ति जो है इसे जो है अफेक्टेड है। 12 साल के एज वाले लोग जो है इससे अफेक्टेड हैं। टाइप 2 जो है ख़तरनाक स्टेज में है। 90% जो है वो जानते भी नहीं इस बीमारी को। हेपेटाइटिस B जो है वो भी HIV से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस B कॉमन हो चुका है वर्ल्ड में और ये सेक्स करने से जो है फैलता है। कॉन्टेमिनेटेड नीडल से फैलता है, सुई देने से, जो ख़राब सुई होता है उसको देने से फैलता है, या फिर कोई ख़राब इंस्ट्रूमेंट से भी फैल जाता है, ब्लड में घुस जाता है बीमारी, है ना। या मदर जो है, मदर इन्फेक्टेड मदर जो है अगर उसको बीमारी है तो वो भी बच्चे को आ जाता है। इसी प्रकार से एक मिथ ऑफ सेफ सेक्स करके एक टॉपिक आता है। इसमें बताया गया है कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे CDC है, वर्ल्ड हेल्थ है, वो बताता है, मॉनिटर रिसर्च करता है कि STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो ना फैले। तो बताता है एपिडेमिक जो ग्लोबल लेवल पर इसको फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। मेनी सीरियस डिजीज सिंपल मेजर्स कैन प्रिवेंट STI। द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड इज एब्सटिनेंस। सब जो STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड डिजीज जो भी हैं, उनको फैलने से रोका जा सकता है एब्सटिनेंस से, कंट्रोल से। सेक्स से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स नो रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन STI। मोनोगैमी प्रैक्टिस करने से, सिंगल। और बहुत लोग सेफ सेक्स के बारे में बात करते हैं, सेफ सेक्स, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सेफ सेक्स केवल 2 पार्टनर्स के बीच में हो सकता है और बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दवाई के, वो बताते हैं कि जो है कॉन्डोम वगैरह जो यूज कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे और बीमारी बढ़ जाता है ना, ऐसा बताया गया है इसमें। WHO के अनुसार जो है बेस्ट तरीका यही है कि हम लोग जो है कंट्रोल करें अपने आप को, अपने डिज़ायर्स को, अपने लस्ट डिज़ायर्स को, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करें और केवल सिंगल पार्टनर से जो अनइन्फेक्टेड हो उसी से जो है सेक्स करें और है मल्टीपल पार्टनर से ना करें, मोनोगामी प्रैक्टिस करें। लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो भी हो गया आज के समय में। जो लोगों का जीवन शैली है, जीने का तरीका है, उससे ही बहुत सारी बीमारी फैल रहा है। इसको हम लोग डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मॉडर्न नेचुरल सिविलाइजेशन, लाइफस्टाइल, डाइट जो है, आज का खाना पीना जो है, उससे भी बीमारी फैल रहा है। कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिरोसिस, नेफ्राइटिस, स्ट्रोक, अस्थमा, डिप्रेशन, ये सब बीमारी जो है आज के लाइफस्टाइल डाइट के कारण जो है हो रहा है। फूड का लेवल जो है, न्यूट्रिशन लेवल जो है बहुत कम हो चुका है, उसके कारण बीमारी जो है फैल रहा है। तो उसके बाद एक टॉपिक आता है सडन वर्सेस स्लो डेथ। इसमें बताया गया है कि पहले डेथ जो होता था वो बहुत ही आसानी से जो है रोका जा सकता था, लोगों को बीमारी से ठीक किया जाता था। लेकिन आज जो है डिजीज जो है वो होता है बहुत धीरे धीरे, लेकिन ठीक नहीं होता जल्दी, है ना। 1900 के 18th सेंचुरी में बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी में जो है जो ज़्यादातर जो मृत्यु हुआ है उसका कारण निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस और डायरिया, एंट्राइटिस है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है 60% जो है डेथ का कारण था।
लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है लाइक हार्ट डिजीज़, कैंसर जो है वो 6ठे और 8वें नंबर पे था। 1940 में जो है बहुत सारा डिजीज़ जो हार्ट डिजीज़, कैंसर, अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ हुआ। और 1990 में लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो 60% कारण बना सारे मृत्यु का, 60%। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेक्शियस टू मैन मेड डिजीज़। उसके बाद कुछ डिजीज़ तो अपने आप फैलता है, कुछ डिजीज़ जो है इंसान के द्वारा खुद क्रिएट किया गया है। दिस इज लार्जली रिमार्क्ड अनरिमार्क चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अब जो है लोग ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण जो है मृत्यु हो रहा है लोगों का। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसको बोल सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है 1971 में एब्डेल आमरन के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के, वो बताते हैं इन्फेक्शन जो है वो मैन मेड डिजीज़ जो है लाइक वो ज़्यादा जो है रिप्लेस हो चुका है। मतलब जो पहले जो इन्फेक्शियस डिजीज़ था, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्रोनिक डिजीज़ से रिप्लेस हो चुका है, और डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज़ से रिप्लेस हो चुका है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इन्फेक्शन होता था वो जो है अब रिप्लेस हो चुका है क्रोनिक डिजीज़ से, डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज़ से। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा हुआ है। पीपल जो है ज़्यादातर वे क्रोनिक डिजीज़ से मर रहे हैं, वेस्टर्न डिजीज़ इन्फेक्शन से नहीं। 2005 बताया गया 58 पीपल जो मरे हैं वो अपने लाइफ स्टाइल डिजीज़ से मरे हैं। 2020 तब बताया जाता है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है वो हर 10 में से 7 व्यक्ति का मृत्यु उसी कारण होगा। मेक्सिको में भी 3/4 ऑफ डेथ जो हो रहा है वो इसी कैटेगरी में आता है। और उसका आता है थर्ड वर्ल्ड कैचिंग अप विद द डिजीज ऑफ द रीच। और ये डिजीज़ जो है वो लोगों के इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लोग होते हैं उतने ज़्यादा उन लोगों को पकड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है लीस्ट हेल्दी हैबिट्स ऑफ द वेस्ट अपना रही है, वेस्ट को कॉपी कर रही है, जिसके कारण जो है वहाँ भी ये बीमारी फैल रहा है। चाइना में जो है टोबैको और सिगरेट के बिक्री के कारण जो है वहाँ भी जो है लोगों में डिजीज़ हो रहा है। ना, इसी प्रकार से ओबेसिटी भी है, बहुत ज़्यादा खाना खाने से फैलता है ओबेसिटी, है ना। कहा जाता है बैक्टीरिया वर्सेस सोशल नेटवर्क। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि क्लोरिया डिजीज़ था वो बैक्टीरिया के थ्रू पास होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ओबेसिटी ट्रैवल्स थ्रू सोशल नेटवर्क्स, है ना। ओबेसिटी जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू पास होता है, लेकिन ओबेसिटी जो है वो ट्रैवल थ्रू सोशल नेटवर्क्स। यूएस स्टडी बताता है रिपीट कि जो है 32 सालों के अंदर 12,667 पीपल जो है वो ओबेसिटी के जो है शिकार हो रहे हैं, मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, है ना। हिडन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ओबेसिटी जो है ओबेसिटी एपिडेमिक जो है वो ज़्यादातर देशों में रैपिडली फैल रहा है, ज़्यादातर गरीब देशों में। और इसका ग्लोबल इंक्रीज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसके वजह से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स भी बढ़ रहे हैं। अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ में जो है हाइपरटेंशन जो है एडल्ट में ज़्यादातर हो रहा है। इन द न्यू प्रोजेक्ट द लेवल्स ऑफ, बिकॉज इंडिया में जो है सारा प्रॉब्लम आज डायबिटीज़ का है, जो कि पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। उसका डिक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ जो है पहले के अनुसार अब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ना। पहले अफ्रीका में देखा गया 2002 तक जो है 22 मिलियन पीपल जो है वो डिजीज़ से मरे थे,
और साउदर्न अफ्रीका में जो है 10 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स जो है वो डिक्रीज हो गया एज। बोट्सवाना में 59 से 49 हो गया एज, जो मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सेकेंड डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अलार्मिंग चाइनीज इंडियंस में, अर्बन अफ्रीकन्स में, है ना, वहाँ पे भी ये हुआ। अब एवरेज रशियन लाइफ मैंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 64 साल हो गया है, जो कि 59 साल 2005 तक हो जाएगा या हो। ड्यूल बर्डन जो है लोग फेस कर रहे हैं बहुत सारे पुअर कंट्रीज में। इन्फेक्शियस और क्रोनिक डिजीज दोनों ही उनको हो रहा है, मतलब कैंसर, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी, हार्ट डिजीज सब जो है हो रहा है प्रॉब्लम, जिसका कोई इलाज नहीं है छोटे छोटे देशों में, पुअर कंट्रीज में। 215 बिलियन डिग्नोजेशन लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। डिजिटल एज डिजीजेज, अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसके कारण भी बहुत सारी बीमारी जो है लोगों को हो रहा है। फिंगर्स का यूज करते हैं लोग कीबोर्ड माउस पे, है ना, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठे बैठे, वहाँ भी तो इससे भी स्ट्रेस और अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहा है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अर्न मनी एंड लूज हेल्थ देन लूज मनी टू गेन हेल्थ। इसमें बताया गया है, स्टडी है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे, ज़्यादा कि इंडिया IT जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट और हायर इनकम जो है, लोगों का इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जो है इसके अलावा लोगों का बीमारी भी बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार जो है कहते हैं कि IT इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और कंट्री बट इज मोस्ट वल्नरेबल टू लाइफ स्टाइल डिजीज। IT में जो बहुत ज़्यादा जॉब लग रहा है लोगों का, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ लोगों के अंदर डिजीज भी, लाइफ स्टाइल डिजीज भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ जो है वो भी बढ़ रहा है ना। $9 बिलियन ऑफ द कंट्री नेशनल इनकम जो है खर्च हो चुका है डिजीज में, तो ये भी देखा जा सकता है ना। और 1980 के दशक में हाईएस्ट आउटब्रेक हुआ नए डिजीज का। रिसर्चर्स फ्रॉम जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है एनालाइज किए डाटाबेस ऑफ आउटब्रेक्स, फाउंड किए हैं 335 केस जो है वो इमर्जिंग डिजीज है 1940 से 2004 में। 60.3% जो है इन्फेक्शंस एनिमल से आता है, 71.8% जो है वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में आता है ना। मेजर आउटब्रेक्स जो डिजीज का हुआ है 40 साल में, पहले जैसे 40 ईयर्स में जो है बढ़ रहा है ना, नए नए डिजीज आ रहे हैं। इबोला एंड सार्स जो एनिमल से ह्यूमन तक पहुंच रहे हैं, है ना। इसको आता है लास्ट टॉपिक है क्रुएल्टी डाइट लीडिंग टू अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ हजार्ड्स। इसमें बता रहा है कि प्लांट्स फूड जो है हेल्थ इंप्रूव करते हैं, वह एनिमल फूड जो है डिग्रेड करते हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है टुडेट का रिगार्ड वो एनिमल फूड है, एनिमल डाइट फूड जो है वो डिजीज ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, ज़्यादा डिजीज होता है, जबकि प्लांट्स वाले फूड जो है वो कम होता है। मीट, पोल्ट्री, डेयरी, एग इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजिकल शॉर्टकट एम्प्लॉय करती है, लगाती है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और जिसके कारण जो है मैक्सिमाइज अपने कुछ फायदे के लिए, जिसके कारण जो है लोगों में बीमारी फैल रहा है ज़्यादा। ये मीट कंज्यूम करते हैं जो नॉन वेज हैं, तो इस तरह से जो है एनिमल वाले डिजीज़ भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो यही था लास्ट टॉपिक, ठीक है, थैंक यू।